The first ever NMDCAT, which was conducted at national level, was a paper-based test, and it was conducted on November 29, 2020. उसकी सोल्यूशन आज हम करेंगे और सोल्यूशन के साथ क्वेश्चंस को प्रॉपरली हम डिस्कस भी करेंगे। एंड एट द एंड आई विल आल्सो गिव यू द एनालिसिस कि किस तरह से आपको MDCAT 2025 के लिए आगे जाना चाहिए है। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स हों वो आपको ऑन टाइम मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अपने सोशल सर्कल में, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीयर होना है या जनरली FSC के थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। ओके, सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के लेफ्ट पे नज़र आ रहा है that if during circular motion tangential velocity of a body becomes double then centripetal force becomes। अब यहाँ ये आपको पता होना चाहिए है कि ये सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन से ये क्वेश्चन पिक किया गया है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि चूँकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा गया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए है, विच इज़ mv²/r। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि टेंजेंशियल स्पीड जो कि हमारे पास ये वाली है, ठीक है, तो अगर ये जो टेंजेंशियल स्पीड है इसको हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो उससे सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या पड़ेगा, तो फ़र्क पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो दो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं m और r, ये यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो वेलोसिटी को या स्पीड को हम सिर्फ कांस्टेंट रख रहे हैं। तो Fc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ v। तो अगर जाहिर है इसको क्या कर देंगे, हम v की बजाय 2v लिख देंगे Fc, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि Fc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4v², ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, तब भी मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। वो कैसा है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जो न्यू फोर्स है वो ये है, ठीक है, जिसमें मैंने v के ऊपर भी प्राइम लगा दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर भी प्राइम लगा दिया है, ये दोनों। तो मैं v प्राइम की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ कि वो 2v है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो न्यू है वो हमारे पास हो जाएगी m 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, दैट विल बिकम 4 स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 mv²/r, और ये आपके पास बन जाएगा 4। ये जो चीज़ आपके पास आ रही है ये ऑलरेडी सेंट्रीपिटल जो इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसके बराबर आ जाएगी, और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 4 टाइम्स होगी इनिशियल फोर्स के मुकाबले में, ठीक है। तो ये सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि ये टर्म्स ये एप्लीकेशन बेस्ड और रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस ये आपको मुख्तलिफ जगहों पर सुनने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, दैट इज़ दी अंडर व्हाट कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट विल हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन ज़ीरो डिस्टेंस, ठीक है। सो ये डाटा अपने पास आप मेंशन कर लें कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं है। तो ज़ाहिर है इस सिचुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए है। सो ज़ाहिर है जो ऑप्शंस दिए गए हैं, लीनियर मोशन, ऑसिलेशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन, क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें अब ये कंपल्शन रखी गई है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होनी चाहिए है, मतलब ऐसी कंडीशन हो और डिस्टेंस 0 ना हो। तो ज़ाहिर है लीनियर मोशन के केस में हमेशा ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह से ऑसिलेशन के केस में ऐसा हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट की अगर आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, लेट से ये उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स में यहाँ पर बना लूँ, ये उसका मीन पॉइंट हो गया, और मिसाल के तौर पर ये यहाँ से स्टार्ट करके इधर तक
अप्रोच करती है। तो अगर आप कहते हैं कि ये यहाँ पर वापस आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस वक्त तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। लेकिन अगर ये यहाँ पर आती है और यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है, ठीक है। और ज़ाहिर डिस्टेंस तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। सो इस वजह से ये कंडीशन नहीं ली जा सकती। रैंडम मोशन में भी ये पॉसिबिलिटी है कि रैंडम मोशन ऐसी भी हो सकती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट उधर भी आ जाए, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल भी है कि यहाँ से रैंडम मोशन हो रही है और यहाँ तक आ जाए, तो ऑटोमेटिकली इस केस में अगेन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट नॉन ज़ीरो है। लेकिन अगर आप पूरी सर्कुलर मोशन, क्योंकि ज़ाहिर सर्कुलर मोशन को आप कंसिडर ही उस वक्त करेंगे जब ये कंप्लीट सर्कल करेगी, तो उस सब सिचुएशन में ये तो मैं मिसाल के तौर पर अगर एक यहाँ पर सर्कल बना लूँ, ठीक है, तो अब इस सर्कल में थोड़ा सा इसको हम अब प्रॉपर सर्कल बना लेते हैं। तो अब इस सर्कल में जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक कंप्लीट सर्कल का पूरा करता है तो ऑटोमेटिकली इसमें इसकी ये वाली जो कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट तो इसकी ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो एक ही है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन सी, ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज़ नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो जी, रिफ्लेक्शन जो है और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये चाहे आप ट्रांसवर्स पे अप्लाई करेंगे या लॉन्गिट्यूडनल पे अप्लाई करेंगे, ये दोनों किस्म के वेव्स परफॉर्म कर सकते हैं। पोलराइजेशन एक वाहिद ऐसा मैकेनिज़्म है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। सो इस वजह से पोलराइजेशन का टेस्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो पास नहीं कर सकती। सो इस सिचुएशन में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये है कि चूंकि वहाँ पर नॉट एग्जिबिटेड लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पोलराइजेशन का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी मैं मेंशन कर दूँ कि पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और डिस्टेंस नॉन ज़ीरो, ये एक सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, और फोर्स एंड मोशन के चैप्टर से ये पिक किया गया है। दूसरा हमारे पास ये रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन वाला जो है, ये एक्चुअली तो बुक में भी एक थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये बेसिकली ये किस चैप्टर से निकाला गया है, वेव्स से, लेकिन टेक्निकली ये जो डिस्कस हुआ है ये फिजिकल ऑप्टिक्स में से हुआ है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट में ये जिस एक्सरसाइज में आया हुआ है ये वेव्स के एक्सरसाइज में आया हुआ है, ठीक है। हालांकि होना चाहिए था बेसिकली इसको फिजिकल ऑप्टिक्स के केस में। और इसमें अगेन इज अ सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। तो ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है क्वेश्चन में, ठीक है। और उसकी 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड मालूम करने का कहा है। तो अब इसके लिए जो इक्वेशन है दैट इज़ वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट, ये वी नॉट है, प्लस 0.61 इंटू टी, ठीक है। टी वो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है जो कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, 332 प्लस 0.61 इंटू 20। अब अगर आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो इसके नीचे आप 100 लगा दें, ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 332 प्लस 61 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, 332 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाई 10, और इससे फिर दोबारा रिज़ल्ट आ जाएगा 12.2, क्योंकि 10 पे डिवाइड हुआ है। सो इस तरह से 332 में अगर मैं 12.2 डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 344.2। ठीक हो गया। नाउ दिस इज़ इन मीटर पर सेकेंड।
और ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं सबसे जो नज़दीक है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी इससे डिस्टेंस पे हैं। ये भी आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि वेव्स के क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है और है ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर अवेलेबल है आपके लिए। एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दूसरा है इंटरफेरेंस, तीसरा है डॉपलर्स इफेक्ट और चौथा है बीट्स। अब इसमें जो स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स हैं उनके लिए हमें पता है कि जो रिलेटिव मोशन से फ्रीक्वेंसी में जो इफेक्ट हमें मिलता है, ठीक है, वेरिएशन का, तो ये फ्रीक्वेंसी के जो वेरिएशन का इफेक्ट है वो हमें ये बताता है कि रिलेटिव मोशन हो रही है। और ये रिलेटिव मोशन में मिसाल के तौर पर अगर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मैं यहाँ पर एक दो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और अगर ये मिसाल के तौर पर ये कोई लाइट एमिट कर रहा है और ये दूर की तरफ जा रहा है, सो इस तरह से ये ऑब्ज़र्वर के लिए इसकी वेवलेंथ में क्या आएगा, इंक्रीज फील होगा, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली रेड शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, नज़दीक कर रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स एंड अवे, तो उस टूवर्ड्स के केस में हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगी। ये रेड शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट इज़ फॉर चेंज। सो इस तरह से जो डिस्टेंट स्टार्स हैं और गैलेक्सीज़ हैं उनकी मोशन को लाइट की जो उससे रिसीव होने वाली फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक हम जज करते हैं, और उसमें बेसिक जो आइडिया है या ये जो कैलकुलेशन है ये डॉपलर्स इफेक्ट के थ्रू होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास डॉपलर इफेक्ट आएगा। इट्स अगेन फ्रॉम चैप्टर वेव्स के चैप्टर से ये पिक किया गया है, और किस लेवल का क्वेश्चन है आपको पता चल गया होगा, दैट इज़ दी रिकॉल बेस्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी भी बात कि आप पॉज लेकर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसके बाद मेरे सोल्यूशन के साथ आप उसको कंपेयर भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ रिपल टैंक 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टन पॉइंट इन 1 सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ 5 सेंटीमीटर देन स्पीड ऑफ द वेव इज़। तो पहले तो बाकी डेटा को छोड़ें कि आपको जो स्पीड की वैल्यू मालूम होनी है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या क्या कहा हुआ है कि 40 वेव्स जो हैं वो गुजर रही हैं 1 सेकेंड में। सो इसका मतलब ये हुआ कि 40 हर्ट्ज इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गई। साथ में वेवलेंथ की वैल्यू भी इन्होंने दी हुई है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, और इस 5 सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो ज़ाहिर है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऐसा यूनिट में दिए हुए हैं। सो दैट विल बिकम 5/100 मीटर। एंड नाउ स्पीड की वैल्यू मालूम करें, फ्रीक्वेंसी है 40 और 5/100, ठीक है। इसमें से ये एक टेन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4। और इस तरह से आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये पॉइंट अगेन क्लियर होना चाहिए है कि ये अगेन वेव्स के चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है, एंड दैट इज़ अ सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चंस आप एडमेंट में काउंट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड हैं और कितने जो हैं वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, इन विच प्रोसेस द एंटायर हीट सप्लाई टू द गैस इज कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। पॉज कर लें और फिर सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर लें फिर। सो heat basically they are asking about the first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W। इसमें ये चीज़ें आपको मालूम होंगी कि ये W जो है दैट इज़ फॉर वर्क, डेल्टा U इज़ फॉर इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा Q जो है ये हीट के लिए है।
तो इसमें यहाँ पर पॉइंट ये पूछा जा रहा है कि सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो अगर वर्क की वैल्यू ज़ीरो करनी है तो उसके लिए फिर आपको किधर जाना होगा? उसके लिए तो फिर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है। और अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है आपके पास तो वो प्रोसेस होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि उसमें न पिस्टन ऊपर जा सकता है न नीचे जा सकता है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर सारा का सारा सारी की सारी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी। सो इस तरह करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी आइसोकोरिक प्रोसेस। इट्स अगेन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, और चैप्टर आपको पता चल गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर है अवेलेबल। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सो अगेन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस पूछा गया है किस प्रोसेस के बारे में? आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर से ही आपको इंटरनल एनर्जी का पता चलता है। तो इस वजह से जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट होगी तो इसका ये चेंज जो डेल्टा ई है दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर एक और भी मैं आपको पॉइंट बता दूँ कि अगर यहाँ इस क्वेश्चन में, मतलब जो लेफ्ट स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, यहाँ इंटरनल एनर्जी के बजाय ये लिख दिया गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो तब आपके पास जवाब जो है ये क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें फिर आपको फ़र्क करना होगा। इस अगेन क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स और रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज़ 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज इज़ 1 वोल्ट, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज़ 2 मीटर फ्रॉम द सेम चार्ज विल बी। तो अब यहाँ पर एक 1 मीटर की पर रीडिंग है और दूसरी 2 मीटर पर है। 1 मीटर पर जो रीडिंग आ रही है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। 2 मीटर पर जो रीडिंग है वो पूछी गई है पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल है क्या? आखिर पोटेंशियल है के क्यू बाई आर, ठीक हो गया। सो इसका मतलब यह है कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब अगर आर को मैं क्या कर दूं? डबल कर दूं। मतलब 1 के बजाय 2 करने का मतलब क्या है कि जो पोजीशन है या उसकी जो डिस्टेंस है उसको आपने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। तो इस डबल करने से, क्योंकि के और क्यू दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है डबल करने से, पोजीशन की वैल्यू डबल करने से या डिस्टेंस डबल करने से वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो पहले अगर वो क्या थी? 1 वोल्ट थी, सो इट विल बी 0.5 वोल्ट नाउ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं कि ये अगर 5 वोल्ट होती पहली, तो इस वक्त 2.5 वोल्ट होती। तो मैं इसलिए ये इस तरह से आपको समझना चाहिए है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा 0.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट है लेफ्ट साइड पर आपकी स्क्रीन के, द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी इक्वेशन की तरफ जाना होगा अगेन। और वो क्या है कि Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है। अब अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, सो ये किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। अगर मैं मीडियम को इंट्रोड्यूस करूँगा, सो दिस विल बिकम 4 पाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये एक एडिशनल टर्म आपके पास आ जाएगी यहाँ पर
और वो क्या है, एप्सिलॉन आर। और जाहिर है एप्सिलॉन आर जो है, अगर मैं सिंपल नंबर्स में भी आपको समझाऊं, इट इज़ ग्रेटर देन 1। इट इज़ एक्चुअली द रेजिस्टेंस। ये एक तरह से मीडियम के रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है, चाहे वो पर एप्सिलॉन नॉट हो या एप्सिलॉन और हो, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में है ये दोनों। सो इस वजह से एक क्वांटिटी जो कि डिनोमिनेटर में आएगी, जो कि ग्रेटर देन 1 से भी रिप्रेजेंट होगी, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू में क्या आएगा, मीडियम के इंट्रोडक्शन से डिक्रीज आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक चार्ज को आप वैक्यूम में रखेंगे उस वक्त उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसी चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे उस वक्त उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके मुकाबले में क्या होगी, पिछले के मुकाबले में, फर्स्ट के मुकाबले में कम होगी। और यहाँ पर इस तरह से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो स्क्रीन पर भी मैंने एंटर कर लिया है, दैट विल बी डिक्रीज्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअली मैंने वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये चीज़ उठाई है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट्स थे वो सारे के सारे या तो कुछ बहुत ज़्यादा रफ सी पिक्चर्स ली गई थी, और या उस पर इशू था इसका ऑलरेडी ऑप्शन टिक थे। तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को अक्सरियत ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि हम वीडियो के साथ ख़ुद भी अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये पिक किया है। तो मैं यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है दैट एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब आप देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ, क्लियर कर दूँ, और वो क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की एक वैल्यू आपके पास ये बनती है vi² 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। दूसरी इक्वेशन पर आप लिखते हैं vi² sin 2 थीटा, इस पूरे को रिप्लेस करके डिवाइडेड बाई जी। और जो थर्ड इक्वेशन है वो सिर्फ मैक्सिमम कंडीशन के लिए है, और वो जब थीटा 45 डिग्री हो तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलता है, ये वाली टर्म्स 1 के बराबर हो जाती है, और ये इक्वेशन बनती है। अब जाहिर है यहाँ पर वो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस एंगल पर जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो अपने मैक्सिमम के हाफ होती है। तो जाहिर है अगर इससे कोई ऐसा नंबर हमें मिलता है जो कि हाफ के बराबर आ जाए, तो ऑब्वियसली वो इस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इस मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, हाफ। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं मैक्सिमम रेंज की वैल्यू लिखता हूँ अगेन, सो ये है vi² बाई जी। अब इसकी जो सिंपल इक्वेशन है वो मैं सॉल्व करता हूँ, r इज़ इक्वल टू vi² साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर आप देखें कि साइन की किस फिगर के लिए हाफ का फिगर कैलकुलेशन, हाफ का रेशो आता है या वैल्यू आती है, वो है साइन 30। ज़ाहिर है अगर यहाँ पर 2 भी है तो 2 अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन 30, और साइन 30 से आपको मिलेगा 1/2। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो एंगल की वैल्यू होगी वो अगर हम 15 डिग्री पुट कर दें, सो दैट विल बी इक्वल टू vi² बाई जी साइन 2 इंटू 15 डिग्री, दैट विल बिकम 30, जिससे रिजल्ट आ जाएगा 1/2। और फिर अब इसको हम प्रॉपरली लिख सकते हैं दैट vi² बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो वो हाफ बन गई है अभी मैक्सिमम की। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आपका मैक्सिमम बन गया और ये उसका हाफ बन गया। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये पॉइंट यहाँ पर अगेन ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये फोर्स एंड मोशन के चैप्टर से ये क्वेश्चन पिक किया गया है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए है, अदरवाइज़ फिर आपसे ये सोल्यूशन काफ़ी टाइम लेगी या गलत भी हो सकती है। तो इस वजह से रेंज की इक्वेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, द न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शंस हैं वर्क, पावर, इम्पल्स एंड मोमेंटम। सो न्यूटन सेकंड, तो जाहिर है न्यूटन जो यूनिट है वो तो फोर्स का है, और सेकंड किसका है, टाइम का है या डेल्टा टी का है। सो आप ये ऑलरेडी जानते हैं दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है, या इसकी जगह हम आई भी लिखते हैं, इम्पल्स। सो ये बेसिकली क्या है,
सो इस तरह से ये चेंज इन मोमेंटम जो कि हमारे पास किसके बराबर बनता है, इम्पल्स के बराबर बनता है, ये बन गया न्यूटन और ये बन गया सेकंड। लेकिन अब आपके जहन में ये भी चीज़ आती होगी कि न्यूटन तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, और इसको मैं अगर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक सेकंड इसके एक सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये तो इक्विवेलेंट है किसके यूनिट के, मोमेंटम के यूनिट के। तो फिर ये क्या दोनों ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे, थर्ड और फोर्थ वाला? नहीं, बिल्कुल। बेसिकली जो ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकंड, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा किसके लिए, इम्पल्स के लिए। ऑल दो इट्स इक्विवेलेंट टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो कि मोमेंटम का यूनिट है, लेकिन मोमेंटम के लिए स्टैंडर्ड जो यूज़ होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट विल नॉट बी न्यूटन पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने इस वर्डिंग में भी मिस्टेक की है, मे बी अब एक्चुअल पेपर में क्या होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूटन सेकंड लिखा हुआ है और ऐसा यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो ऐसा यूनिट यहाँ पर कैटेगोरिकली लिखा होना चाहिए है। सो इस तरह से इम्पल्स विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। Again, it is taken from force and motion chapter class 11, और अगेन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 है 1.75 मीटर हाइटेड वेट लिफ्टर रेजेस वेट विद अ mass of 50 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर अबव हिज हेड। ठीक है, सो उसका मैस जो है जिसको वो उठा रहा है वो 50 किलोग्राम है। ठीक है, और अपने सर से ऊपर वो उठाता है 0.5 मीटर। ठीक है, हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन बाय हिम, और जी की वैल्यू यहाँ से पहले से ही आपको फिक्स करके दे दी है। तो ज़ाहिर है वर्क का जो फार्मूला है वो आपने किस पे करना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, विच विल बी इक्वल टू mgh। तो एक्चुअली ये जो एडिशनल इसका वो वेट दिया गया है उस वेट लिफ्टर का, सॉरी हाइट जो उसकी दी गई है 1.75 मीटर, सो विद अ मैस ऑफ 50 किलोग्राम। सो यहाँ पर, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि वो अपने सर से 0.5 मीटर ऊपर उसको लेकर जाता है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई कि वो ग्राउंड से उसको उठा रहा है। तो उस वक़्त हमें ये जो सॉरी ये मैंने हाइट लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट हाइट, सॉरी वेट लिखा हुआ है, दिस इज़ हाइट। ठीक है, तो ये हाइट हमें फिर उसमें क्या करनी होती, ऐड करनी होती इस वाले में। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं गई, सिर्फ कि ये कहा गया है कि वो रेस कर रहा है 0.5 मीटर हाई, तो सिंपल आपके पास रिजल्ट होगा mgh का। सो m की वैल्यू है 50, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 0.5। तो इसमें अगर हम 0.5 की जगह 5/10 लगा दें, 0.5 हटा दें, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और 50 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें सो 250 जूल जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। और इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 250 जूल्स। ठीक है, अगर ये चीज़ इस तरह होती है, जहन में रख लें कि वो ग्राउंड से उठाता तो फिर आपको ये पॉइंट भी उसमें हाइट में उसमें ऐड करनी होती, तब जाकर आपके पास रिजल्ट चेंज हो सकता था। ओके, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 किलोग्राम मेटालिक बॉब at the mean position of a simple pendulum when released from its extreme position 0.5 मीटर height। अगेन जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बताया गया है। सो स्पीड की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और मैस है 2 किलोग्राम एट द मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन रिलीज फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन 0.5, सो ये एम्पलीट्यूड हो गया उसका 0.5 मीटर। ठीक है, और जी की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो मीन पोजीशन पर किनेटिक एनर्जी बन जाएगी, जाहिर है, और यही इसकी टोटल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी थी, mgh। ठीक है, और ये जो एक्स नॉट है ये बेसिकली इसकी एम्पलीट्यूड नहीं है, बल्कि इसका यहाँ पर ये हाइट दिया गया है। ठीक है,
सो इस तरह से ये किनेटिक एनर्जी की मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 2, जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है 0.5। सो इस तरह से इसका हम 0.5 की जगह 5/10 लगा लेते हैं। 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 2s आर 10 हमारे पास जवाब आएगा। और हाफ एम वी स्क्वायर, अच्छा ये एम कैंसिल भी हो सकता था, लेकिन चलें यहाँ पर एम की वैल्यू फिर से 2 किलोग्राम है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। वी आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट, और जो कि 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा, बिकॉज 3 3 9 बनता है। सो अब आपने ऑप्शंस में देख लेना है, जो करेक्ट ऑप्शन जो नियरेस्ट है वो आपके पास आएगा 3.16 मीटर पर सेकेंड, जो कि लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, सो इट वाज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम वेव्स ऑसिलेशन चैप्टर। ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी जो है कम अज़ कम हमारे जो अभी 23 और 24 के पेपर्स हुए हैं उनसे काफ़ी अच्छी है। 23 और 24 के पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा जो प्रोविंशियल लेवल के टेस्ट थे, बहुत ही लो स्टैंडर्ड के टेस्ट इन्होंने यहाँ पर बनाए थे, जिनसे लायक और नालायक का कुछ पता नहीं चलता था। लायक और नालायक का मेरा कहाँ पर कहने का मतलब ही यही है कि जिसने मतलब ज़्यादा पढ़ा है, जिसने कम पढ़ा है, जिसने कम मेहनत की है, ज़्यादा मेहनत की है, उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे रिकॉल बेस्ड 2023 और 24 में आए हुए हैं, और इसी वजह से मेरिट भी इतना ज़्यादा आसमान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या आ रही है जी, आपके सामने है। व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज हाफ्ड, द बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स किनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। सो सिंपल सी क्वेश्चन है। किनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, अब मैं नई किनेटिक एनर्जी डिज़ाइन करता हूँ, जिसमें मैं नई वेलोसिटी को बताता हूँ, दैट इज़ वी प्राइम। और वो वी प्राइम जो है वो क्या है, इनिशियल वी के हाफ है। तो आप इसमें वैल्यूज़ लगा दें तो आपको आसानी से लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बन जाएगा, इस 2 का स्क्वायर आएगा 4, 1/4 1/2 एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल किनेटिक एनर्जी की ये वाली जो वैल्यू है उसके 1/4 टाइम्स होगी। सो इस तरह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, जो कि 1/4 आ रहा है। और अगेन ये वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर से ये क्वेश्चन पिक किया गया है, और दिस इज़ अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल प्लेन क्वेश्चन है, रिकॉल बेस्ड, और ये भी जाहिर है वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर्स हैं, रिकॉल बेस्ड है, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। सो द ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको CMCQ के थ्रू बता दूँ कि नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है जिसमें इसकी दो डेफिनेशंस आप कर सकते हैं, कि जिसमें वर्क डन डिपेंड्स अपॉन path followed, one, or two, when work done in a closed path is non-zero। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन में से कोई भी एक आप पिक कर लें तो आपको नॉन कंजर्वेटिव डेफिनेशन का पता चल जाएगा, और इस तरह से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन बी, या सेकंड ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे। सपोज बाय अ डोम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मेरे ख्याल में डोम नहीं है, सम प्रोसेस है। बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू सो दैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज एज इट्स प्रेजेंट। तो जो नया रेडियस बन रहा है ये मौजूदा रेडियंस का, मतलब पहले रेडियस का हाफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा होगा क्या फिर इसके बाद, देन हाउ लॉन्ग विल द अर्थ टेक टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन रोटेशन, सॉरी रोटेशन को कंप्लीट होने में इसका कितना टाइम लगेगा। तो अब जाहिर है इसको सॉल्व किसके थ्रू करना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, और वो क्या है, I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूँकि अर्थ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 2/5 mr²। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू लगा लेता हूँ, 2/5 mr² ओमेगा 1, 2/5 mr² ओमेगा 2। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर नया रेडियस जो है वो पिछले रेडियस के हाफ के बराबर है, तो ज़ाहिर है इसमें क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगी आपके सामने, ये कैंसिल हो जाएंगे, एम की वैल्यू भी हट जाएगी, और अब बचेगा क्या कि r² ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू, इसकी जगह लगा दूँ r/2 ओमेगा स्क्वायर, और ज़ाहिर है इसका स्क्वायर है तो r²/4 लगा देते हैं डायरेक्टली। अच्छा, अब इसमें अगेन जो फर्दर कैंसिलेशन होगी वो हो जाएगी r² की, और जो 4 नंबर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ पर जनाब ओमेगा 2 है। सो ओमेगा 2 जो है ये 4 ओमेगा 1 के बराबर हो जाए। तो एक तरह से आता हूँ, आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए है कि अगर वो 4 टाइम्स उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली, अभी अगर 24 घंटे है तो 24 को अगर आप 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो 6 घंटे का जवाब आएगा, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 6 आवर्स। लेकिन अगर आप इसको फर्दर क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये लिख लें कि 4 ओमेगा 1 की जगह आप लगा लेंगे, चूँकि ओमेगा θ/t के बराबर है, कंप्लीट साइकिल के लिए 2 पाई रेडियन होना चाहिए, सो 2 पाई/t1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 पाई/t2। t1 इनिशियल टाइम है, t2 फाइनल अभी मौजूदा टाइम है जिसमें यह चेंजेस आई हैं। सो इसमें अगेन कैंसिलेशन से क्या होगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, और अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, सो t2 को इधर ले आएँ, t1 को उस साइड पे ले जाएं राइट साइड पे, और 4 को भी डिनोमिनेटर में ले जाएं, सो t2 विल बिकम t1/4। ठीक है, तो t1 में हमारे पास क्या था, 24 था, 24 घंटे था, तो उसको डिवाइड कर दें, सो 6 घंटे आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि 2023 और 2024 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन मतलब इन बोर्ड्स ने बनाया हो, मतलब ये इतना ही ओपन। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आसान कर दिया है कि हर एक लेवल का स्टूडेंट जो है वो 170 175, मतलब थोड़ा सा आप स्टूडेंट को मार्जिन दें कि वो अपना माइंड यूज़ करे, इसने कल डॉक्टर बनना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल अगेन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू, और ये आपको पता होगा 57.3 जस्ट डाटा है। ठीक है, चैप्टर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशंस हैं कि पहले ही टॉपिक से ये पिक किया गया है, सो इट्स अ रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है या डिस्कशन की। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये हमारे पास आया हुआ है क्या, यहाँ पर इसको टिक का मार्क कर लें, 1757.3, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स ऑलवेज गिव विल ऑलवेज बी। ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब यहाँ आपको पता होना चाहिए है कि इनका स्लोप देता क्या है। इनका स्लोप आपको प्रोवाइड करेगा स्पीड। ठीक है, और स्पीड हमें पता है दैट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव, आप चाहे आगे की तरफ जा रहे हो या टर्न करके पीछे की तरफ आ रहे हो, क्योंकि स्पीड रिलेट्स टू द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इस वजह से ये जो वैल्यू कंटेन करेगा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम t। सो इनिशियल वेलोसिटी ज़ाहिर है एक ऑब्जेक्ट की 0 है, हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली h की वैल्यू मालूम करने का कहा गया है, और ज़ाहिर है h की वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता चलेगी।
जिसमें ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो एच विल बी इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें 10 लेनी पड़ेगी यहाँ पर, और ज़ाहिर है अगर हमें आंसर की तरफ देखना होगा, आंसर में ज़ाहिर लग रहा है कि वो 9.8 ही ली गई है। सो 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9.2 को 9.8 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। तो हाइट की वैल्यू आपके पास आएगी 4.9 टी स्क्वायर, जो कि आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन है। सो अगेन ये ऑब्जेक्ट जो टॉपिक या क्वेश्चन है फोर्स एंड मोशन से पिक किया गया है, और अगेन ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्राफ्ट किया गया है। क्वेश्चन 21 है, इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाय डिक्रीजिंग करंट। ठीक है, डिक्रीजिंग करंट और इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग करंट और इंक्रीजिंग वोल्टेज, ये आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो जाहिर है यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगा दैट विल बी दी इंक्रीजिंग वोल्टेज। और ये वजह क्या है, ये इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, सो H इज़ इक्वल टू, एच की मैं एनर्जी की जगह मैं लिख रहा हूँ I²RT। तो I की वैल्यू अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपके पास जो लॉसेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे करंट के थ्रू, जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होगी। सो इस वजह से वोल्टेज को इंक्रीज़ करके करंट डिक्रीज़ कर हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब वैसे तो यहाँ पर बेसिकली दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट का डिक्रीज़ उसका काउंटर इफेक्ट होता है, मतलब उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लॉसेज हैं वो क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी दी इंक्रीजिंग वोल्टेज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 जो है, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर से ये क्वेश्चन पिक किया गया है और सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 जो है दैट इज़ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज। ये भी अगेन इसी चैप्टर से लिया गया है, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 जो है दैट इज़ PIV स्टैंड्स फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। ये वो वोल्टेज होती है जब फॉरवर्ड जब डायोड आपके पास रिवर्स बायस होता है तो उसके थ्रू जो वोल्टेज होती है उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन आ गया, दैट इज़ ये वाला करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन 24 है, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड्स आर यूज्ड। तो अब ये जो है ना यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स भी यूज़ हो सकते हैं और 4 डायोड्स भी यूज़ हो सकते हैं। 4 वाला कौन सा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऑप्शंस जो हैं ये 2 भी होने चाहिए हैं और 4 भी होने चाहिए हैं। इसको ज़ाहिर है ये वहाँ पर गलती हुई होगी, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है, बट ये दोनों हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि इसमें आपको 2 वाले केस में आपको सेंटर ट्रिप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, 4 के केस में फिर आपको सेंटर ट्रिप ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दोनों किस्म की कम्बिनेशन यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 जो हैं दोनों करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगेन चैप्टर वही चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का और सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ज़ाहिर उसमें न्यूमेरिकल्स की ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो इस वजह से इस चैप्टर से हमेशा रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज़ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ज़ाहिर है ये कहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है, वैसे तो ये वेवलेंथ डी ब्रॉगली से भी निकलता है और फिजिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर से भी निकलता है, एक्स्ट्रा डाइफ्रैक्शन से। सो इसका जो ऑर्डर है वो किसके बराबर बनता है, एक्सरेज का, जो कि राउंड फिगर में 10⁻⁻10 मीटर के बराबर बनता है। इट्स अगेन टॉपिक फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें यहाँ पर एक्सरेज हम मेंशन कर लेते हैं। विच फोटॉन्स कैरीज द मोस्ट एनर्जी। ठीक है,
सो ई इज़ इक्वल टू एच एफ। ये वैसे ही मैंने आपके सामने लिख दिया है। सो इसमें ग्रीन, वायलेट, रेड और ब्लू। तो ज़ाहिर है अगर आप इसको वेब योर के फार्मूले से भी इस हमसे कर लें, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, ये वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो ये जो एरो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है और इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। तो यहाँ पर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सॉरी, विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो किसके पास होगी, वायलेट के पास होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 850 फॉर 400। तो आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी 15। ये वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 जो है दैट इज यूजिंग रेडिएशन थेरेपी कैंसरस थायराइड इज ट्रीटेड विद रेडियो आइसोटोप। ये भी सिंपल न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, आयोडीन 131। सो न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इन कैपेसिटर्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, किनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो जाहिर है यहाँ पर अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के टॉपिक याद हो तो वहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की इक्वेशन हम लिखते हैं, ये वैक्यूम के लिए है, और अगर मैं इसमें मीडियम भी इंट्रोड्यूस कर दूँ तो एप्सिलॉन आर भी लगा देंगे, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए इन दिस गिवन इन दीज गिवन ऑप्शंस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 जो है, अगेन आई विल से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर ये यूज़ किया गया है इस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए, एंड दैट्स द सिंपल रिकॉल बेस्ड कॉन्सेप्ट भी किया गया है। क्वेश्चन 32 हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में, 1 kWh is commonly termed as one commercial unit of electricity with electric energy which is equal to। तो ये 1 kWh अगर आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपके सामने अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। किलो की जगह 1000 लगा दें, वाट की जगह लगा दें 1 जूल पर 1 सेकेंड, आवर की जगह लगा दें 3600 सेकेंड्स। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये इसके भी बराबर आ सकता है या 3.6 मेगा जूल के बराबर आ सकता है। और यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन है आपके साथ, ठीक है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें देखें कि यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट व्हेन अ वायर इज कंप्रेस्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स 2r देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अब एक तरह से तो ये आपके टेक्स्ट बुक का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आपके पास इसका जवाब आता होगा r/16 ये वाला। लेकिन कभी कभी अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन बता देता हूँ इसकी, कि इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम इस सारे चक्कर के बाद वो सेम रहेगी। सो इस वजह से अगर मैं कह दूँ कि r प्राइम इज़ इक्वल टू 2r, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। तो इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है πr²L, ठीक हो गया। πr² उसका एरिया है क्रॉस सेक्शनल, और ये चूंकि मैं कैपिटल R यूज़ कर रहा हूँ तो इधर भी मैं कैपिटल R यूज़ करूँगा, ठीक हो गया। नया रेडियस जो है ये हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, तो वो वैल्यू अगर हम अप्लाई कर दें तो v इज़ इक्वल टू v प्राइम के मुताबिक πr²
आर स्क्वायर एल इज़ इक्वल टू पाई, इसमें आपको आर प्राइम की वैल्यू लगानी पड़ेगी, वो है 2r का स्क्वायर एल, कैंसलेशन हो जाएगी एल और पाई की, और जो सॉरी पाई कैंसिल हो जाएंगे, और एल इसलिए नहीं कैंसिल होगा क्योंकि कंप्रेशन से उसकी लेंथ में फ़र्क आएगा। सो ये वाला एल ही रहेगा और इस वाले के ऊपर हम प्राइम लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें यह आ जाएगा कि आर स्क्वायर एल इज़ इक्वल टू 4r स्क्वायर एल प्राइम। अब इसमें ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और एल प्राइम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि नई लेंथ जो है वो पुरानी लेंथ के क्वार्टर हो जाएगी, पहला पॉइंट। अब उसके बाद ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि लेंथ जो है वो नई इस तरह होगी। अब आप देखें कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो है रो एल बाई ए। तो अब आपको नई रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करना होगा, रो रेजिस्टिविटी नेचर तो उसकी वही है, एल प्राइम बाई ए प्राइम लगाना पड़ेगा। ए प्राइम आपको कहाँ से मिलेगा, ए प्राइम इज़ पाई आर प्राइम स्क्वायर। तो ज़ाहिर है आर की वैल्यू डबल हुई है तो इसका एरिया भी 4 टाइम्स होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर बनेगा। सो मैं इसकी जगह वैल्यू लगा लेता हूँ, रो एल प्राइम की जगह लगा लेता हूँ एल बाई 4 और ए प्राइम की जगह लगा लेता हूँ 4a क्योंकि ज़ाहिर है इसका एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज होगा रेडियस के डबल होने से। सो ये भी वह 4 डिनोमिनेटर है, ये भी 4 डिनोमिनेटर में है। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा कि आर प्राइम इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए और यह आ जाएगा 16। सो इस तरह से ये 1/16 आपके पास जवाब आएगा। ठीक है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है लास्ट ऑप्शन जो है। सो इस वजह से ये कैसे काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से पिक किया गया है और है भी ज़ाहिर है एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि ज़ाहिर है आपको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा याद है, इसका रटा याद है या आंसर याद है, तो ये एक्सरसाइज से डायरेक्टली है MCQs में से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 34 एंड दैट इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओहमिक डिवाइस। और ज़ाहिर है ट्रांजिस्टर, फिलामेंट बल्ब, सेमीकंडक्टर ये सारे नॉन ओहमिक हैं। तो कॉपर वायर जो है जो कि एक प्योर एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी वो है इन कंडक्टर है, तो ये हमारे पास क्या कंसिडर होगा, एक प्रॉपर ओहमिक डिवाइस कंसिडर होगा। Question number 35, the change in resistance of a metallic conductor at temperature between 0 degree centigrade is। तो अगर आप रेजिस्टेंस किसी मेटालिक कंडक्टर का करेंगे, सो ये बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है और जाहिर है जो रेजिस्टेंस है किसी मेटालिक कंडक्टर का वो क्या करता है, लीनियर बिहेवियर शो करता है। और इस लीनियर बिहेवियर की वजह से इसको इसकी बाकायदा टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की जाती है और इसको एज ए टेम्परेचर डिटेक्टर भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह जो उसको हम RTDs कहते हैं। तो इस तरह से ये कंडक्टर्स जो हैं इनकी जो वेरिएशन होती है ये होती है लीनियर। 36 क्वेश्चन है हमारे पास। When current are flowing through two long parallel wires in the same direction, electric field between them is। सो ये भी अगेन सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जाहिर है जब इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, सो व्हेन करंट आर फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन, ये देखें ये सेम डायरेक्शन है, सो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसके मुकाबले में अपोजिट होगा तो वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ज़ाहिर है क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़रूरी थी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया इज। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा है और ये थीटा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल है।
तो अगर इसकी वैल्यू को, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आपने मैक्सिमम करना है तो इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल जो है वो क्या होना चाहिए है 0, बिकॉज cos 0 विल गिव यू 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई बी आई विल गिव यू दी मैक्सिमम फ्लक्स। सो ये आपके 0 डिग्री होनी चाहिए है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 इज ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन द इनपुट। ऑप्शंस हैं पावर, एनर्जी, करंट और वोल्टेज। तो ये क्या करता है? वोल्टेज को, ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को नहीं करता। इसका मेन मकसद यही होता है। क्वेश्चन नंबर 39, और ज़ाहिर है ये भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि चूंकि ये वाला क्वेश्चन कुछ एक थ्योरी के साथ रिलेटेड था जिसमें आपने वैल्यूज़ यूज़ करनी थी। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर से पिक किया गया है, एप्लीकेशन बेस्ड। इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर से, और इट हैज़ रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 39 जो है दैट इज अ स्टेशनरी बार मैग्नेट is placed near a coil at rest, so maximum lines of forces pass through the coil. The galvanometer shows no current. वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि इस मैकेनिज्म में आपको किस चीज़ की फ्लक्चुएशन चाहिए है, वेरिएशन चाहिए है, फ्लक्स की वेरिएशन। फ्लक्स का मैक्सिमम होना या मिनिमम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसकी वेरिएशन ज़रूरी है, ठीक है। और दैट इज़ द बेसिक रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E is equal to minus n phi by delta phi by delta t। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर से पिक किया गया है, और ये भी अगेन एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज हो गया, ये नो करंट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज नाउ ओहम्स टाइम्स फ्रॉम फैरड इज इक्विवेलेंट टू। सो ओहम को अगर आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी फैरड से, सॉरी। सो अब ये इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ओहम क्या चीज़ है? आर है। आर इज इक्वल टू वी बाई आई बाई ओहम्स लॉ, और एफ है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो वी कैंसिल कर दें, ये बन जाएगा क्यू बाई आई। आई चूंकि बराबर है क्यू बाई टी के, तो इसको अगर हम क्यू बाई आई कर लें तो ये बन जाएगा किसके बराबर? ठीक है। सो ये ओहम इंटू फैरड दैट विल गिव यू द टाइम, ठीक है। और ये यूज़ भी होता है कि इसका जो यूनिट होगा ओहम फैरड का, रिजल्टिंग यूनिट वो सेकंड होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन इसके ख़त्म हो गए। MDCAT 2020 में 40 क्वेश्चन ही फिजिक्स के दिए हुए थे। फीडबैक अपना दीजिएगा ज़रूर, ठीक है, बिकॉज इस फीडबैक पे ही एक तरह से मैं चलता हूँ। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कमेंट में आप मेंशन करना चाहते हैं वो मेंशन कर दें। कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी डिस्कस कर लें। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर के में जो अपडेट्स हों वो आपको इन टाइम मिलती जाएं। थैंक यू।